हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2025 का मैथ के सैंपल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। और आप इस मैथ के सैंपल पेपर को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके लेकर के जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमारे सैंपल पेपर के होते हैं। तो आप सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को तो जरूर देख करके जाना जो अभी आए हैं 2025 के लेटेस्ट वाले, क्योंकि उन्हीं में से ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को जरूर देख करके जाना। और मैंने सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की वीडियो पहले अपलोड कर रखी है और उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सारे के सारे सैंपल पेपर को देख लेना। और इन सैंपल पेपर की वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी पता चल सके कि अब आपके 2025 के सैंपल पेपर आ चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और जो क्वेश्चन हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको इस पेपर में बता दूंगा। तो आप ध्यान से समझते हुए चलना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ के पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैथ के सैंपल पेपर वाली वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जाकर देख करके आ जाना, वहां पर मैंने आपको सब समझा रखा है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको भी आप देख लेना। और अगर आपने अभी तक उत्तराखंड बोर्ड साइंस के सैंपल पेपर जो हमारा आया हुआ है 2025 का, उसकी सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी मैं पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसकी कंप्लीट सोल्यूशन को देख लेना। और उस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो मैथ के 2025 के सैंपल पेपर के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरह के और भी सैंपल पेपर या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ के सैंपल पेपर के सोल्यूशन को। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पेपर हमारा 80 नंबर का और 3 घंटे का है और इसमें टोटल हमारे 27 क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन में हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो एक एक कर हम 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसके पहले के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि P अपॉन Q हमारी कब परिमेय संख्या नहीं होगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि P अपॉन Q हमारी परिमेय संख्या कब होती है। तो उसकी भी हमारे पास कंडीशन होती है कि P और Q हमारे क्या हो, पूर्णांक हो। Q बराबर नहीं होगा 0, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका आंसर हम यहीं से ही निकाल लेंगे। तो परिमेय संख्या होने की हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि P और Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए। पहला ऑप्शन में हमें दे रखा है तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऐसे ही तीसरे ऑप्शन में हमें दे रखा है Q बराबर नहीं हो 0 के, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में दे रखा है Q बराबर होना चाहिए 1, तो परिमेय संख्या होने के लिए Q बराबर 0 ना हो और बाकी कुछ भी संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला कि Q बराबर होगा 0 के। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो P अपॉन Q हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। सिंपल सा इसका आंसर था। बस आपको इसमें यह पता होना चाहिए था कि P अपॉन Q को हम परिमेय संख्या कब बोलते हैं। अगर ये आपको पता हुआ तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। यह इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शून्य को गुणनफल लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C अपॉन ए। अब C अपॉन ए जिस भी ऑप्शन में हमें दे रखा होगा वो इसका आंसर होगा। तो यह हमें दे रखा है चौथे ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प है वो हमारा सही है। इसलिए आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। यह इसका तीसरा क्वेश्चन और ये बहुविकल्पीय में आए हुए हैं। इसमें हमें एक एपी दे रखी है
और हमसे बोला है कि यहाँ पर हमें 11वां पद बताना है इस एपी का। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो पहले आप इसको रफ पेपर पर सॉल्व कर देख लेना। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है, आपको एग्जाम में कैलकुलेशन कर नहीं आनी है। एग्जाम में आपको खाली सही विकल्प लिख करके आ जाना है। इस कैलकुलेशन को आप रफ पेपर पर करके देख लेना। और यहाँ पर आपको एपी लिखी भी दिख भी रही होगी, -3 -1/2 और 2, और ऐसी एपी चलती रहेगी। तो हमें इसका 11वां पद निकालना है, तो वही हमने वहां पर लिख रखा है कि हमें यहाँ पर a11 को ज्ञात करना है। हमें इसमें प्रथम पद दे रखा है a बराबर -3, और यहाँ पर हम सारवंतर निकाल लेंगे d बराबर a2 -a1 से। a2 हो जाएगा हमारे पास -1/2 माइनस, और a1 है हमारे पास -3, तो ब्रैकेट में हम कर लिख देंगे उसको। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 3। यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। अब यहाँ पर हमारे पास ए और डी की वैल्यू होनी चाहिए किसी भी पद को निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर एपी के nवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है हमारे पास an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पर 11वां पद निकालना है, तो n बराबर रख देंगे 11। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a11 बराबर होगा a प्लस 11 - 1 और इंटू में चलेगा d, और 11 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a11 बराबर होगा a प्लस 10d। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था कि a11 बराबर होगा a प्लस 10d, लेकिन ऐसे आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। अब हमें a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, d की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर यहाँ से हम 11वें पद को निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2। 2 से 10 को काट देंगे 5 बार, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 5 की 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22, यानी कि इसका 11वां पद क्या हो जाएगा 22। अब ये देख लेंगे कौन से ऑप्शन में हमें दे रखा है। ये हमें दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शन में, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। और इस कैलकुलेशन को आप एग्जाम में मत करके आना, ये आप साइड में रफ पेपर पर करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। तो इसके चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि थीटा बराबर हो 60, तो हमें यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू को निकालना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको जो टेबल है आपके 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर, इसमें साइन कॉस टेन है, उसमें आपने सेक 60 की वैल्यू को पढ़ रखा होगा, जो कि हमारी होती है 2। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना। यह इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर हमें दे रखा है -1,3, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो बिंदु होगा ये हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है। हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक XY अक्ष को खींच लेंगे। उसके बाद में जो मैं पॉइंट दे रखा है -1,3, उसको हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो x अक्ष पर आ जाएगा हमारे पास -1 और y अक्ष पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो x अक्ष पर -1 यहाँ पर हो जाएगा और y अक्ष पर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इसी के सामने हम एक पॉइंट ले लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा -1,3। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, और ऐसे ही ये थर्ड होता है, और ये होता है हमारे पास फोर्थ। अब ये जो हमें क्वेश्चन में बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे ये हमारे आ रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि जो इसका दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। स्टार्टिंग में अभी बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि इनमें से ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2025 के एग्जाम में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके छठे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमसे इसमें यह पूछा है कि कोई घटना है
वो घटित नहीं होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, हमें इसमें ये बताना है। तो थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन पलट कर दे रखा है, तो आपको इसके आंसर को पलट कर ही सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई घटना है और हमें उसको सोचना है कि वो घटित नहीं होगी, तो पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, तो वो हमारी होती है 1। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो हमारी प्लस में कुछ भी हो सकती है कि हम ये बोल सकते हैं कि इस घटना के 60% चांसेस हैं कि हमारी घटनाएं नहीं घटित होगी और 40% चांसेस है कि ये घटना घटित हो जाएगी, यानी कि होने की भी प्रायिकता है और ना होने की भी प्रायिकता है। तो आप ये सोचें कि जो हमारी ना होने की प्रायिकता है वो हमारी प्लस में ही तो हो सकती है, 40 की जगह 60 भी हो सकती है और 60 की जगह 70 भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी, हमारी प्लस में होगी। पॉइंटों में भी हो सकती है लेकिन माइनस में कभी नहीं होती प्रायिकता। तो इसका जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और इसका कारण मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है, माइनस में कभी नहीं होती। तो इसका सेकंड वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। अब देखते हैं हम इसके 7वें क्वेश्चन को, और यह इसका 7वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप वैसे ही बता देंगे। इसमें हमसे पूछ रखा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जितने भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। तो जो इसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा थर्ड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है यदि b² - 4ac बराबर हो 0, तो हमें यहाँ पर बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये हमारे एक फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर हमें कंडीशन दी होती है कि मूल हमारे यहाँ पर बराबर होंगे, वास्तविक मूल होंगे या वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसकी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको ये कंडीशंस याद होंगी तो आप इसके आंसर को बता देंगे। इसका आंसर होगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको कारण लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है b² - 4ac बराबर 0 हो, तो यहाँ पर हमारे पास मूल जो होते हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, यानी कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। अब बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस भी हमारे 1-1 नंबर वाले ही होते हैं। यह इसका दूसरा क्वेश्चन और 1 नंबर के लिए सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि cos a को sec a के पदों में बदलो। 1 नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि sec a बराबर होगा 1/cos a के, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो हमें यहाँ पर cos को sec के पदों में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a बराबर होगा 1/sec a के। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि cos a को हमें sec a के पदों में बदलना था, वो हम यहाँ पर बदल चुके हैं कि cos a बराबर होगा 1/sec a के। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो इसका तीसरा वाला है, ये मैंने अभी आपको बताया था, आपको क्वेश्चन देखते के साथ ये आंसर याद आ गया होगा। इसमें हमें दे रखा है किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता बतानी है यहाँ पर। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो हमारा क्वेश्चन आया था प्रायिकता वाला, कि अगर हमारे पास कोई घटना है और वो हमारी घटित होनी है तो उसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, हमारे पास 1। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1। और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, तथा बिंदु P की केंद्र से दूरी हमें यहाँ पर दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास वृत्त है और यहाँ पर है हमारे पास एक P पॉइंट।
पी पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो कि थी हमारी क्यू से, तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन पेपर में हमें एक गलती दे रखी है, इस पॉइंट पी की जगह क्या होगा, क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वृत्त का केंद्र है इसकी बिंदु Q से दूरी कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा हमारा पॉइंट Q होगा। तो यहाँ पर हमारे पास OQ की लंबाई आ जाएगी 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें OP की लंबाई को ज्ञात करना है जो कि हो जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, चित्र मैंने यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जो कि होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें लंब को निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर OP की वैल्यू को निकालना है। तो जो हमारे पास यहाँ पर आधार है यानी कि PQ है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में दोनों की वैल्यू को रखकर यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OP का होल स्क्वायर बराबर होगा OQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। और यहाँ पर OQ की वैल्यू थी हमारे पास 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। और यहाँ पर PQ की वैल्यू थी हमारे पास 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 625, 24 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 576। तो 625 में से 576 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49। तो OP का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। हमें यहाँ पर OP की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास होल स्क्वायर है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो वो हमारा बन जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट में 49 आ जाएगा जिससे हमारे पास OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था 1 नंबर के लिए, बस इसमें आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर कहीं पर आप चित्र गलत कर देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है कि मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों की हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है और ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। और इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के ऊपर जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। तो अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर आप देख लें, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। पहले यहाँ पर हमें 0,0 दे रखा है जो कि हमारा मूल बिंदु हो जाएगा और हम यहाँ पर एक पॉइंट निकाल लेंगे 1,1। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है, तो दूरी वाला सूत्र लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास x1 y1 x2 y2 इन सभी की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,0 जो कि था हमारा मूल बिंदु और दूसरा पॉइंट हो जाएगा B जो कि होगा हमारा 1,1। हम यहाँ पर मूल बिंदु A से बिंदु B की दूरी को निकालना है, तो उसके लिए आपको सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि AB बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर। एक में से अगर 0 घटाएंगे तो हमारा 1 ही आना है, तो दोनों तरफ हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AB बराबर अंडर रूट 2 मात्रक। अगर हम किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो वहां पर हम मात्रक लिख देते हैं। तो यही हमारी मूल बिंदु से बिंदु 1,1 के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं आगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आता है मूल बिंदु से बिंदु 1,1 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 2 मात्रक। और यहाँ पर आप एग्जाम में चित्र भी बना करके आ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दे रखा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमें यहाँ पर यह बताना है हमारे पास कोई एक वृत्त है
उसकी हमारे पास कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो सिंपल से इसका आंसर है एक वृत्त की 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगी। एक एक नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से तैयार करके जाना। इन्हीं में से 2025 के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे और इस पेपर को आप पूरा ही तैयार कर लेना हाथों हाथ। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और यह इसका 7वां क्वेश्चन। अब जो स्टूडेंट मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख करके आए होंगे उनको पता होगा कि इस तरीके के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर बता रखे हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर पी की कुछ भी वैल्यू दे देगा और हमसे यहाँ पर ई नहीं की प्रायिकता को निकालने के लिए बोलेगा। बस यहाँ पर वैल्यू अलग हो सकती है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं, इस तरह के क्वेश्चन एक न एक आ जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 0.05 और यहाँ पर हमें पी ई नहीं की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर होता है 1। हमें यहाँ पर पी ई नहीं की वैल्यू को निकालना है तो हम इसको एक साइड में छोड़ देंगे, बाकी पी ई को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और पी ई की हमें क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर रख देंगे 0.05। एक में से हम 0.05 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास पी ई नहीं की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0.95 और हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि पी ई नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.95। और इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, पैटर्न सेम यही होगा, बस यहाँ पर वैल्यू अलग हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप हाथों हाथ नोट कर लें, एक नंबर आपका 2025 के एग्जाम में पक्का हो जाएगा। और यह इस पेपर का 8वां क्वेश्चन और आपको ध्यान होगा कि इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आया हुआ था और वहां पर हमें एपी दे रखी थी और वहां पर हमसे 11वां पद पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एपी दे रखी है और इस क्वेश्चन में हमसे 10वां पद पूछा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज है और 11वें की जगह हमें यहाँ पर अब 10वां पद निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तरीका सेम वही है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख लें। अगर आपको इसके जैसा जो क्वेश्चन आया था बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, अगर वो आपको समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है 8 3 -2 और ये हमारी इसी तरीके से श्रेणी चलती रहेगी। और यहाँ पर हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A10 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है एपी का, जिसे हम ए से भी लिख सकते हैं और A1 से भी लिख सकते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 और दूसरा पद दे रखा है हमें A2 बराबर 3। तो इससे हम निकाल लेंगे सर्वांतर D, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 जो कि हमने अभी निकाल ली थी, माइनस A1 की वैल्यू है हमारे पास 8। 3 में से 8 घटा देंगे, माइनस वाली संख्या है बड़ी, तो यहाँ पर आ जाएगा D की वैल्यू -5। और ये मैंने आपको बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमें कोई सा ही पद निकालना है तो उसके लिए हमारे पास A और D की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम अब सीधे फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हमारा हो जाएगा AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू D। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से फॉर्मूला भी लिख लें। अब हमें यहाँ पर 10 पदों का योग निकालना है तो n बराबर लिख देंगे हम यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A10 बराबर A प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 10 - 1 इंटू D। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 10 में से 1 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 9D। अब हम यहाँ पर A और D की वैल्यू को रखकर यहाँ से इसका 10वां पद निकाल लेते हैं। A की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू आ जाएगी -5। 9 की -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -45 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 45। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 - 45 और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -37। यानी कि जो ये हमें एपी दे रखी है इसका 10वां पद क्या होगा हमारा -37 होगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इस श्रेणी में इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे तो जो इसका 10वां पद आएगा वो होगा हमारा -37। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं और उन क्वेश्चंस को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 9वें क्वेश्चन को।
यह इसका नवा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ पर हमें px के शून्यकों की संख्या को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये समझे कि ये आपके फ्री के नंबर है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, हमें इसमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जहां पर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा होगा वही हमारे शून्यक होंगे। अगर एक जगह करेगा प्रतिच्छेद तो एक शून्यक होगा, 2 जगह करेगा तो 2 शून्यक होंगे। ऐसे ही जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगा वो हमारे शून्यक होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि px के शून्यकों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यह हमारा इसका 10वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके शून्यकों को हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है, तो जो इसके शून्यक होंगे वो भी हमारे 2 ही होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² के गुणांक को लिख लेंगे, वो कितना है हमारे पास 1। और ऐसे ही जो हमारे पास c वाला गुणांक है वो कितना है हमारे पास 10। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे ही बीच में दे रखा है हमें 7। तो 7 की जगह हमें ऐसी संख्या को सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए, जो हमें दे रखा है। तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे इसके 5 + 2। 5 की हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो उसको हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2 × x + 10। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। पहली 2 संख्याओं में से x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा x + 5। ऐसे ही लास्ट वाली दोनों संख्याओं में हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x + 5। और इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपका कॉमन आएगा ये दोनों हमारी एक जैसी संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे x + 5 और x + 5 है। अब इन दोनों में से हम x + 5 को कॉमन निकाल लेंगे और दूसरा कॉमन हमारा बन जाएगा x + 2। x यहाँ से और 2 वहां से। अब इन्हीं से हम शून्यक निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, यदि x + 5 = 0 तो इस साइड में हमारे पास 5 प्लस का है, दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x = -5। ऐसे ही हम दूसरे शून्य को भी निकालेंगे। x + 2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस का है, दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा शून्य भी आ जाएगा x = -2। तो उसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे कि शून्य बराबर होगा -5 और -2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके ये हमारे पास शून्यक है। बहुत इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। अगर तरीका आपको पता होगा तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। यह हमारा इसका 11वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमें थेल्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको थेल्स थ्योरम पता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आपकी अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां से आप देख लेना कि थेल्स थ्योरम हमारी क्या होती है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि DE समांतर है BC, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि AD/DB बराबर है 2/3, यानी कि AD की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 और DB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। और ऐसे ही हमें यहाँ पर EC की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर AE की वैल्यू को ज्ञात करना है। और 2 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हर साल आता ही है और इस तरह का क्वेश्चन भी इस साल आएगा। तो इसमें हमें 3 वैल्यू दे रखी है और 1 वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे, वो हो जाएगी हमारी AD/DB बराबर होगा AE/EC के। तो हमें यहाँ पर AE की वैल्यू को निकालना है। तो जो हमारे पास डिवाइड में EC दे रखा होगा
उसको हम दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AE बराबर होगा AD अपॉन DB इंटू EC। इन सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वहां से रखकर इनके मान को हम AE की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन को मैं आपको आगे दिखा देता हूं, ऐसे आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है AD अपॉन DB बराबर 2/3 और EC बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सीधे थेल थ्योरम लगा देंगे। AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को रख देंगे। AD अपॉन DB की वैल्यू हो जाएगी 2/3, EC की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 डिवाइड में उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। या आप ऐसे समझ लें कि हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। जैसे आपके दिमाग में बैठ सके वैसे आप इस क्वेश्चन को समझ लें। अब हम यहाँ पर 3 से 12 को काट देंगे 4 बार, तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करने में और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 को। और ये हमारा इसका 12वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा 2 साल आ चुका है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को इस साल के लिए तैयार कर लें। इसमें हमें यहाँ पर HCF दे रखा है और यहाँ पर हमें इन दो संख्याओं का LCM निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें दो संख्याओं का HCF दे रखा है और हमें यहाँ पर LCM निकालना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्याओं को गुणनफल हो जाएगा जो हमें दो संख्याएं क्वेश्चन में दे रखी हैं 306 और 657, और हमें दो संख्याओं का HCF दे रखा है जो कि हो जाएगा 9, और हमें दो संख्याओं का LCM निकालना है। तो इनटू में LCM लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर LCM निकालना है, तो हम यहाँ पर जो 9 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, LCM बराबर होगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 6 से हम 306 को काट देंगे 34 बार, 34 की हम 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 22,338। ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को हाथों हाथ अभी तैयार कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके 13वें क्वेश्चन को। तो ये इस पेपर का 13वां क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें थ्योरी लिखनी है जो कि आपको लिखी भी दिख भी रही होगी। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर की थ्योरी आप यहां से लिख सकते हैं, मैं खाली यहां पर आपको समझा देता हूं। तो यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हमें सिद्ध करके लेकर के आना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानते हुए चलेंगे कि माना कि √3 हमारी एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो ये हमारी किसके बराबर होगी, P अपॉन Q के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि √3 बराबर होगा P अपॉन Q के। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन 3Q² बराबर होगा P² के। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे पास 3 है वो P² का एक गुणनखंड है। अगर 3 P² का एक गुणनखंड होगा तो 3 हमारा P का भी गुणनखंड होगा। तो जो हमारे पास कंडीशन आई थी उससे हमारी ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण में P था, P बराबर रख देंगे हम वहां पर 3x। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा समीकरण बन जाएगी, और अब कैसे बनेगी, Q के लिए। पहले P के लिए थी, अब बनेगी Q के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि Q² बराबर होगा 3x² के। तो हम यहाँ पर भी बोल देंगे कि जो 3 है वो हमारा Q² का एक गुणनखंड है, तो 3 हमारा Q का भी गुणनखंड होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना होता है, P के लिए भी और Q के लिए भी, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास 3 है वो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, किसका, P और Q का। और हमें ये पता है कि P और Q का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम ये गलत मानते हुए चले थे कि जो हमारे पास √3 है वो एक हमारी परिमेय संख्या है। तो अतः √3 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इसमें आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर अंडर रूट वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। हमारे पास एक संख्या है 4 की पावर n, इस पर हमें विचार करना है जिसमें n प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमें यहाँ पर n का एक ऐसा मान सोचना है जिसके लिए अगर 4 की पावर हम n की जगह कोई वैल्यू ऐसी रखें जिससे जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका जो हमारे पास लास्ट वाला अंक होगा, यानी कि जहाँ पर वो संख्या समाप्त होगी, वो अंक हमारा 0 होना चाहिए। जैसे हमने क्या करा, n की जगह पर 2 ऐड कर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 16, ये हमारी 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो रही होगी। तो ऐसे हमें संख्या को सोचना है। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जो कि हमारी 0 पर ही समाप्त होती हैं। तो वो हमारी क्या होंगी, 5 से विभाज्य वाली संख्याएं होंगी जो कि हमारी 0 पर ही समाप्त होती होंगी। जैसे कि 10 है, 10 की अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा और ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो रही है। ऐसे ही 20, ये भी 0 पर, ऐसे ही 30, ऐसे ही हमारी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्या हमारी 0 पर समाप्त होंगी वो क्या होंगी, हमारी 5 से विभाज्य होंगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हम 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें हमारा 5 भी आएगा। अब ऐसा हमारे पास हर संख्या में नहीं हो सकता, और जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 जरूर आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो हमारी 0 पर समाप्त हो सके। तो वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसीलिए ही ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। यहाँ पर आप इसका आंसर देख लें, इसमें भी सेम वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। समझने का यह क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन को समझाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में मिस्टेक दे रखी है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है जिनके वर्गों का योग 364 है, तो यहाँ पर हमारा 364 नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 365 होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। पता नहीं ये पेपर किसने सेट किया है, इस पेपर में बहुत गलती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें हमें क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। यहाँ पर 365 होगा, 364 नहीं होगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले यहाँ पर हमें धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x+1। और ये भी हमें दे रखा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांकों को लेट कर लिया है, तो उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ देते हैं तो उनका योग कितना आ जाएगा हमारे पास 365। तो वही यहाँ पर इक्वेशन लिख भी रखी है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है x हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² क्योंकि वर्गों का योग बोला था प्लस, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+1, तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 365। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला खोल दिया है। ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक का स्क्वायर, तो एक ही आ जाएगा, और 2ab का हो जाएगा यहाँ पर 2x, और बराबर में हमारा 365 चल ही रहा है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x है ही प्लस 1 बराबर 365। अब इधर की साइड में हमारा 365 प्लस का है, इसको हम इधर ले आएंगे, ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। अब एक है प्लस का और माइनस का है 365, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 364, और वो भी माइनस के। अब यहाँ पर हम पूरी समीकरण में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण में जाएगी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 को कॉमन ले लिया है। अब 2 हमारे पास पूरी समीकरण के मल्टीप्लाई में है, उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और यहाँ से आपको सॉल्व करना आता ही है, तो यहाँ पर हमारे टुकड़े हो जाएंगे 14 माइनस 13, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। पहले 2 पद में हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 और दूसरे वाले दोनों पदों में हमारा 13 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के 13 बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस 14। तो ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आती हैं ये हमारी सेम ही आती हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो दोनों में से एक को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पर एक में आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो जो हमारे पास पहली x की वैल्यू आएगी वो हमारी कैसी होगी, तो वो कैसी होगी, हमारी ऋणात्मक होगी, और धनात्मक पूर्णांक हमारे ऋणात्मक नहीं होते हैं। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की, x बराबर 13, तो ये हो जाएगा हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक। अब इसी x की वैल्यू से हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक में निकाल लेंगे, जिसे हमने लेट करा था x प्लस 1, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा 14, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, x बराबर 13 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला पूर्णांक है, और x प्लस 1 जो कि हमारा दूसरा पूर्णांक है वो आ जाएगा हमारे पास 14। अब इसके आंसर को आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी थी कि जो हमारे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके वर्गों का अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 365 आएगा। अगर यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर कर दें प्लस 14 का स्क्वायर कर दें, 13 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 169, प्लस अगर हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 196, और अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा इनका योग, 365। तो यानी कि हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया ये हमारा सही है। इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को, और ये हमारा इसका 15वां क्वेश्चन, और ये हमारा 5वें चैप्टर से आया हुआ है, एपी वाले चैप्टर से। इसमें हमें दे रखा है कि फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में 13 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमारे पास क्यारी है उसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहली पंक्ति में 13 गुलाब थे, दूसरी में 21 और तीसरी में 19, और ऐसे ही जो इसकी अंतिम पंक्ति होगी उसमें 5 थे। तो ये हमारी बन जाएगी एपी, और यहाँ पर हमें एन की वैल्यू को निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गुलाब के पौधों की संख्या दे रखी है, हर क्यारी के अंदर जो पंक्तियां हैं उसकी जो हमें संख्या दे रखी है उससे हम यहाँ पर एपी को बना लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी पंक्ति में 21 है, तीसरी पंक्ति में 19 है, और जो अंतिम पंक्ति है उसमें 5 है।
हमें ऐसे ही बताना है कि ये कितनी पंक्तियां होंगी। अब हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा एपी में है या नहीं है, तो इनके बीच का जो सर्वांतर होना चाहिए वो हमारा समान होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर डी की वैल्यू को निकाल कर भी देखेंगे तो वो हमारी सेम ही आएगी, -2। ये तो आपको पता ही होगा कि हम एपी को कैसे चेक करते हैं। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 23, डी की वैल्यू निकाल लेंगे वो आ जाएगी हमारे पास -2, और एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5, और यहाँ पर हमें एन की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है कि L बराबर होगा A प्लस n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू में दे रखी है, n की वैल्यू में निकालनी है, तो सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। L की वैल्यू आ जाएगी 5 बराबर A की वैल्यू आ जाएगी 23 प्लस n की हमें निकालनी है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा n-1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 हमारा प्लस का था, दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और साथ ही हम यहाँ पर -2 की गुणा कर देंगे ब्रैकेट में n-1 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अगली लाइन में 5 - 23 बराबर होगा -2n + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 में से 23 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -18, और जो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 था इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -18 - 2 बराबर -2n। तो -18 और -2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -20। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2n बराबर होगा -20 के। माइनस से माइनस काट देंगे, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू को निकालना है। तो जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 20/2। 2 से 20 को काट देंगे 10 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। यानी कि जो हमारे पास क्यारी है उसके अंदर कितनी पंक्तियां होंगी हमारे पास 10। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहां से आप फॉर्मूले को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यह हमारा 16वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। यहाँ पर हमें माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो यहाँ पर हमें लुप्त बारंबारता f की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें दैनिक जेब भत्ता दे रखा है और बच्चों की संख्या दे रखी है। और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो हमें बच्चों की संख्या यहाँ पर दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें ये आगे पीछे कर कर दे रखी हैं, जो कि आपको इस टेबल में सही वाली दिख जाएंगी। यहाँ पर पहले हमारा 7 होगा, फिर यहाँ पर 6 होगा, ऐसे यहाँ पर 9 होगा, 10 होगा, उसके बाद भी यहाँ पर एक गलती थी, तो मैंने यहाँ पर सही वाली दे रखी है, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। इस टेबल में भी मिस्टेक है, तो इसको भी आप यहाँ से सही कर लेना। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन में दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास लुप्त बारंबारता f है इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद में जो हमें क्वेश्चन में बारंबारता दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर सही बारंबारता दे रखी है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब जो हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है इससे हम मध्यमान निकाल लेंगे, यानी कि इनके मिड पॉइंट 11 और 13 को जोड़ देंगे तो इसका मध्यमान आ जाएगा 12। इसी तरीके से हम सबके मध्यमान को निकाल लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सिग्मा fi को भी निकाल लेंगे, क्योंकि इस वैल्यू की जरूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम बारंबारता f की वैल्यू को निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर d की वैल्यू को निकाल लेंगे x माइनस a करके, जो हमने यहाँ पर कल्पित माध्य लेट किया हुआ होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमने यहाँ पर 16 को लेट कर रखा है, तो जो हमने हर वर्ग अंतराल के लिए मध्यमान निकाला होगा उसमें से हम 16 को माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 -2 0 2 4 6 8। तो ये हमारे पास di की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर ui को, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ui बराबर होगा xi माइनस a अपॉन h, और h होता है हमारा वर्ग अंतराल का अंतर, यानी कि जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है उनके बीच में कितना अंतर है वो हमारी होती है h की वैल्यू, और h की वैल्यू हर वर्ग अंतराल के लिए सेम होती है। तो इसी तरीके से हम ui की वैल्यू भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रखकर। सबकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, और लास्ट में हम यहाँ पर निकालेंगे fi इंटू ui,
क्योंकि फॉर्मूले में हमें सिग्मा एफ आई और यू आई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एफ आई जो हमने बारंबारता में क्वेश्चन में दे रखी थी और ये जो हमने यू आई निकाला है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा 2f प्लस 2y। इसको भी आप ध्यान रखना दोनों वैल्यूज को। अब आगे हम फॉर्मूला लगाकर यहाँ से लुप्त बारंबारता को निकाल लेते हैं। और इसमें जो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ये आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही होंगी। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सिग्मा एफ आई की हमारे पास वैल्यू है f प्लस 44। ऐसे ही सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इसकी वैल्यू है हमारे पास 2f प्लस 24। यहाँ पर वो 2y नहीं है, यहाँ पर है 24। और यहाँ पर जो हमारा समांतर माध्य होगा यानी कि x बार की वैल्यू वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर 18। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे जो कि हमारा होता है x बार बराबर होगा a प्लस एच, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 बराबर होगा 16 प्लस 2, ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू थी हमारे पास 2f प्लस 24 और ऐसे ही सिग्मा एफ आई की वैल्यू थी f प्लस 44। इन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास प्लस का 16 था इसे हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 से हम इस 2 को काट देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये डिवाइड में है ये दूसरी साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f प्लस 44 बराबर होगा 2f प्लस 24 के। अब जो हमारे पास f वाले पद है उनको एक साइड ले लेंगे और जो संख्या वाले उनको एक साइड। तो यहाँ पर जो हमारे पास f है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2f माइनस f। ऐसे ही 24 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 माइनस 24। तो इसी तरीके से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी हमारे पास 20। जो हमें क्वेश्चन में बोला था कि लुप्त बारंबारता क्या होगी हमारी, तो वो आ चुकी है 20 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। और इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। और क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हमें यहाँ पर इसके अथवा में को एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद हमारी लाल हो, और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें कि वो हमारी लाल ना हो। तो ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं और संभावित परिणाम कितने हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि थैले में कुल गेंद कितनी हो गई, 3 हमारे पास है लाल गेंद और 5 है काली गेंद। तो टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हो गई, 8 गेंदें। यानी कि जो हमारे पास कुल संभावित परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 8। तो वही लिखा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम इसके पहले पॉइंट को। उसमें हमसे बोल रखा था कि जब हम थैले में से गेंद निकालें तो हमारी लाल होनी चाहिए। तो लाल गेंदें कितनी हमारे पास, 3। तो 3 में से कोई एक ही हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लाल गेंद होने की घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। अब हम यहाँ पर लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल देंगे तो जिसका फॉर्मूला बन जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 3 और संभावित परिणाम है 8। तो लाल गेंद हो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/8। सिंपल सा क्वेश्चन था और जो हमें 16 क्वेश्चन दे रखा था उसकी जगह आप इस वाले क्वेश्चन को कर आ सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा था कि लाल ना हो, तो लाल ना होने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक में से लाल गेंद होने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लाल गेंद ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 - 3/8। तो यहाँ पर एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 5/8, जो कि हमारी लाल गेंद ना होने की प्रायिकता है। दोनों पॉइंट हमसे पूछ रखे थे और दोनों ही पॉइंट बहुत आसान है और दोनों ही पॉइंटों के आंसर हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो इस साल के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार रख के जाना। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 17 को।
और यह हमारा 17वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदु 7,3 व 4,4 पर स्थित हैं। उनका विद्यालय 2,2 बिंदु पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं तो राम व डेविड इनमें से हमें बताना है कि किसकी चाल यहाँ पर अधिक होगी। और 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके फ्री के नंबर पक्के हो जाएंगे। एक तो आपको बिंदु दर्शाना आना चाहिए और दूसरा आपको दूरी वाला सूत्र पता होना चाहिए। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे और 4 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को चित्र से समझा देता हूं कि इसमें हमसे क्या कह रहा है। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर है राम का घर और यहाँ पर है डेविड का घर। तो ए पॉइंट को हमने राम का घर मान लिया और बी पॉइंट को डेविड का। तो ए पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 7,3 और बी पॉइंट के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,4 और इसको हम मान लेंगे x2 y2 और इसको ही मान लेंगे हम x2 y2 और दोनों के घर से ही जो विद्यालय की दूरी है उसको हम मान लेंगे पॉइंट ओ जो कि हमें दे रखी है यहाँ पर 2,2। तो इस क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि दोनों एक ही समय पर घर से चलते हैं और एक ही समय पर दोनों विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो दोनों में से हमें यहाँ पर बताना है किसकी चाल अधिक होगी। तो पहले यहाँ पर हमें राम के घर से विद्यालय की दूरी को निकालना पड़ेगा और उसके बाद में डेविड के घर से विद्यालय की दूरी को निकालना पड़ेगा। जिसकी दूरी यहाँ पर ज्यादा होगी उसकी चाल अधिक होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो पहले हम यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख भी रही होगी कि राम के घर से विद्यालय की दूरी। और दूरी सूत्र होता है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास विद्यालय के निर्देशांक दे रखे हैं इसको मान लेंगे हम x1 और y1। इससे हमारे पास क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। तो पहले हम ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक की दूरी को निकाल रहे हैं। तो x2 हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास 3 और y1 हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम 7 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी तरीके से हम 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। तो अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा 26, यानी कि राम के घर से विद्यालय की दूरी हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 26। अब हम यहाँ पर डेविड के घर से विद्यालय की दूरी को भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 8। अब मैं इन दूरियों को आपको दूसरे डायग्राम से समझा देता हूँ और इन दूरियों को आप ध्यान भी रखना। तो ये वहां पर सेम डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया था, बस यहाँ पर मैंने दूरियों को लिख दिया है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि डेविड अपने घर से विद्यालय जाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके घर से विद्यालय की दूरी कम है और जबकि राम के घर से विद्यालय की दूरी क्या है हमारी ज़्यादा है। तो राम ज़्यादा दूरी होते हुए भी उस दूरी को कम समय में तय कर रहा है, जबकि डेविड कम दूरी तय कर रहा है लेकिन उसको भी उतना समय लग रहा है। तो इससे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राम की चाल अधिक तेज होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः राम की चाल अधिक तेज होगी। ठीक है, सिंपल सा इसका क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था। आराम से आप इसको कर कर आपके 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 18वें क्वेश्चन को। तो इसके 18वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ से हल कीजिए। यहाँ पर हमें 2 समीकरण दे रखी हैं, इनको हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है और ग्राफीय विधि बहुत आसान होती है और 4 नंबर में अभी यहाँ पर आई भी है। तो आप ग्राफीय विधि को जरूर तैयार करके जाएं। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में दिखा देता हूँ।
अब यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी थी उसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2, और जो हमें दूसरी समीकरण दे रखी थी इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कर समीकरण एक में भी एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 कर यहाँ से हम एक टेबल बना लेंगे, और ऐसे ही समीकरण 2 में भी एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0 रख कर यहाँ से भी हम एक टेबल बना लेंगे, जिससे हम ग्राफ को बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर होगा हमारे पास 5, तो हम यहाँ पर रख देंगे x बराबर 0, तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही हम यहाँ पर y बराबर रख देंगे 0, तो y बराबर अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 5। और इससे हम यहाँ पर टेबल भी बना लेंगे कि हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर कितना मिला 5। ऐसे ही हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x बराबर कितना मिला 5। और इस टेबल को आप ध्यान रखना, ये हमारी लास्ट में काम में आएगी। ये हमने समीकरण 1 से टेबल बनाई है। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 से भी टेबल बना लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 थी हमारे पास ये 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम यहाँ पर x बराबर रख देंगे 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3y बराबर 4। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास माइनस के 3 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y बराबर माइनस के 4/3। अगर हम 3 से 4 पर भाग भी कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.33, और वो भी माइनस के। ऐसे ही हम यहाँ पर y बराबर 0 भी रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 4, और जो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4/2। 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ से भी हम वैल्यू को निकाल चुके हैं। x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमारे पास आया माइनस के 1.33। ऐसे ही हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 2 की भी हम टेबल को बनाकर दोनों टेबलों को हम ग्राफ पर दर्शा देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। इस टेबल को भी आप नोट कर लेना। अब दोनों ही टेबल से हम यहाँ पर ग्राफ को बना लेते हैं। अब आपके सामने पहली वाली टेबल आ चुकी होगी, जिसमें हमें दे रखा था, हमने पहले वहां पर x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर 5 मिला था, और दूसरी बार हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x बराबर 5 मिला था। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,5, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5, तो यहाँ पर हमारे पास a पॉइंट हो जाएगा 0,5। ऐसे ही हमारे पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5,0, यानी कि x अक्ष पर 5 हो जाएगा और y अक्ष पर 0, तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों पॉइंटों से जाती हुई एक रेखा को खींच देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और हमने इसका यहाँ पर नाम भी लिख रखा है x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारी हो जाएगी दो बिंदुओं से पहली रेखा। अब जो हमने समीकरण नंबर 2 से टेबल बनाई थी उससे भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। तो उस टेबल में हमारे पास पहला पॉइंट था, हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें मिला माइनस के 1.33, तो x बराबर 0 हमारा यही हो जाएगा, और y बराबर जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1.33। ऐसे ही हमारे पास दूसरा पॉइंट आया था, तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया था हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों से जाती हुई एक रेखा भी और खींच दी, जो हमने लिख दिया कि ये हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4 वाली रेखा है। अब हम यहाँ पर इसके आंसर को कैसे निकालें, यानी कि x और y की वैल्यू को हम कैसे निकालें, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वही हमारा इसका हल होगा। ग्राफ पर हम देख लेंगे कि x अक्ष पर हमारा क्या पॉइंट आएगा और y अक्ष पर हमारा क्या पॉइंट आएगा। तो वो पॉइंट आएगा आपका x अक्ष पर 3.8 और y अक्ष पर आएगा 1.2, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 19/5, 6/5, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में विलोपन विधि से सॉल्व है और यहाँ पर हमें ग्राफीय विधि से दे रखा है। तो अगर आप बुक में आंसर देखेंगे तो उसमें 19/5 और 6/5 ही दे रखा होगा।
तो आप इसका पॉइंट में आंसर लिख करके आ सकते हैं 3.8, 1.2 यही हमारे x और y के निर्देशांक हो जाएंगे। जो हमें दे रखा था कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। ग्राफीय विधि सबसे आसान होती है और ये आपके 4 नंबर में भी आई हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, क्या पता है आपका 2025 में आ जाए। क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन हमें अथवा में दे रखा है, इसमें भी हमें समीकरण को सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी दे रखी है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आता रहता है। यही समीकरण हमारी ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। और इस क्वेश्चन में हमें विधि नहीं दे रखी, तो इस क्वेश्चन को हम किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें विधि दे रखी होगी तो क्वेश्चन को हमें उसी विधि से सॉल्व करना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। पहली समीकरण में से हम s या t की वैल्यू को निकाल कर दूसरी समीकरण में रख देंगे, जिससे हमारे पास वहां पर t की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम उसको समीकरण 1 में रख देंगे t की वैल्यू को, और वहां से हम s की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान है प्रतिस्थापन विधि। जिन स्टूडेंट को नहीं आती है उनको मैं आगे समझा दूंगा, वो ध्यान से समझ लें। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट को प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है वो यहाँ से सवाल को ढंग से देखें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से s की वैल्यू को निकाल लेंगे और उस s की वैल्यू को समीकरण 2 में रखकर यहाँ से हम t की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यह समीकरण एक दे रखी थी कि s माइनस टी बराबर होगा 3। तो हमें यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमारे पास माइनस का t है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t। इस वैल्यू को उठाकर रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो आप इस s की वैल्यू को ध्यान रखना, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। हम यहाँ पर समीकरण 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 आपको ध्यान होगी, यहाँ पर था हमारा s, तो हम इस s की जगह पर 3 प्लस टी रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 3 से 6 को काट देंगे 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 प्लस टी से हो जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 6 प्लस 2t। अब ऐसे ही हम 2 से 6 को काट देंगे 3 बार, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3t, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमारे पास 6 डिवाइड में है उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 3t और 2t को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5t और यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा, जो हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्लस का 6 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर एक ही माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5t बराबर होगा 30। हमें यहाँ पर t की वैल्यू को निकालना है, तो 5 जो हमारा मल्टीप्लाई में है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। t बराबर हो जाएगा 30/5। 5 से हम 30 को काट देंगे 6 बार, तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब इस t की वैल्यू को हम इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर s की वैल्यू भी आ जाएगी। वो देखते हैं हम इसमें आगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 थी हमारे पास ये, हम यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे 6, जिससे हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर s और t की वैल्यू निकाल चुके हैं। s बराबर आया हमारा 9 और t बराबर आया हमारा 6। यही हमारे इसके आंसर भी हो जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि होती है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें विधि का नाम नहीं दे रखा है तो वहां पर आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर आ सकते हैं, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। s और t की वैल्यू जो हमें ऊपर समीकरण दे रखी थी उसमें रखकर सॉल्व करोगे, तो जो हमें RHS में वैल्यू दे रखी होगी वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को।
तो यह 19वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है, खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हमें खेत की भुजाओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें खेत की भुजाओं को ज्ञात करना है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है और इस क्वेश्चन में भी थोड़े चेंजेस है। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो वहां पर ये जो वैल्यूज है हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज चेंज है। बुक में शायद 60 मीटर ज्यादा दे रखा था और 40 मीटर ज्यादा दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को आप उसी हिसाब से करके जाएं जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। बुक में थोड़ा अलग था ये और आपके एग्जाम में चेंज होकर के आया है। तो अगर एग्जाम में वैल्यू चेंज होकर के आती है तो आप उसी पैटर्न से सवाल को करना जो उसका तरीका है, आराम से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास विकर्ण है और जो हमारे पास बड़ी भुजा है वो किस पर आधारित है, हमारी छोटी भुजा पर। तो पहले यहाँ पर हमें छोटी भुजा को लेट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पर विकर्ण भी आ जाएगा और बड़ी भुजा भी आ जाएगी और उसी से हम खेत की भुजाओं को भी ज्ञात कर लेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको चित्र से समझा देता हूं। तो इसका सोल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा। हमें एक आयताकार खेत दे रखा था और उसका विकर्ण भी था। अब विकर्ण हमारा छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक था। तो हम क्या करेंगे, छोटी भुजा को लेट कर लेंगे। छोटी भुजा को मान लेंगे हम x मीटर। तो विकर्ण हो जाएगा हमारे पास x प्लस 16 मीटर, क्योंकि विकर्ण छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक था। ऐसे ही खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर खेत की बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, x प्लस 14। अब हम यहाँ पर खेत की भुजाओं को लेट कर चुके हैं और आपको पता होगा कि जो हमारा आयत होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो हमें खेत दे रखा है वो भी हमारा कैसा है, आयताकार ही है। अगर यहाँ पर कोण 90 डिग्री का होगा तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। वो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर हमें सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, सबकी वैल्यू को हम रख देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। अब देखते हैं हम आगे इसकी कैलकुलेशन को। सबसे पहले जो हमने माना था उसको हम यहाँ से लिख लेंगे कि माना छोटी भुजा बराबर हो जाएगा x मीटर और बड़ी भुजा हो जाएगी हमारे पास x प्लस 14 मीटर। ऐसे ही विकर्ण हो जाएगा हमारे पास x प्लस 16 मीटर और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। विकर्ण हमारा बन जाएगा कर्ण और छोटी भुजा बन जाएगी हमारे पास लंब और बड़ी भुजा बन जाएगी हमारे पास आधार। सबकी भुजाओं को हम यहाँ पर रख देंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। x प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास x प्लस 16 का स्क्वायर है और x प्लस 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के, जो कि हमारे होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इसे फॉर्मूले की सहायता से खोल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 16। ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पर फॉर्मूले को खोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 14। अब इन्हें आपस में सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256 और 16 की हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32x। और दूसरी तरफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 14 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 196, 14 की हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28x। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट देंगे और हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एक साइड में पद है उन्हें उठाकर हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, जिससे हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन सके। तो अब देखते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 28x और ये हमारा 32x है, दूसरी साइड में चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 32x प्लस 196 और यहाँ पर था हमारा प्लस का 256, दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर
28x में से 32x जाएगा तो माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4x। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पर 256 में से 196 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 60। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी x² माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता ही है, तो इसके हम यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे जो कि हमारे हो जाएंगे 10 माइनस 6। अब हम यहाँ पर माइनस की और x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² माइनस के 10x प्लस 6x माइनस 60 बराबर 0। अब हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो इन दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा x जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 10, और इन दोनों में हमारा आ जाएगा 6 कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 10। और इस बात का आप ध्यान रखना कि ये दोनों जो हमारे पास आएंगे ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, बराबर आएंगे, चाहे कोई सी भी द्विघात समीकरण दे रखी हो। अगर ये आपके बराबर नहीं आ रहे तो कहीं आपने गलत कर रखा है। तो एक हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 10 और दूसरा हमारा बचेगा यहाँ पर x प्लस 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यदि x माइनस 10 बराबर हो 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ऐसे ही यहाँ पर यदि x प्लस 6 बराबर हो 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस के 6। अब आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास भुजाओं की लंबाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असंभव कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। अब इस क्वेश्चन में हमने x किसको माना था, खेत की छोटी भुजा को, तो छोटी भुजा हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर। अब इसी x की वैल्यू से हम वहां पर विकर्ण की लंबाई और बड़ी भुजा को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि छोटी भुजा x बराबर हो जाएगी 10 मीटर, और आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास बड़ी भुजा थी वो छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि आपको दिख भी रहा होगा x प्लस 14 जो हमने स्टार्टिंग में माना था। x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 14। अब यहाँ से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी भुजा कितनी आई है हमारे पास 10 और बड़ी भुजा कितनी आई है हमारे पास 24 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 14 मीटर अधिक है बड़ी भुजा। ऐसे ही हम विकर्ण भी निकाल लेंगे, विकर्ण हो जाएगा हमारे पास x प्लस 16, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास 26 मीटर। तो जो हमसे क्वेश्चन में बोला था कि हमें इस क्वेश्चन में छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर आ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 20वें क्वेश्चन को। तो यह 20वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ये हमारा बराबर होगा किसके, sec ए प्लस tan ए के। और 8वें चैप्टर से इसी तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे हर साल आते रहते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको देखने हो 2025 के एग्जाम के लिए तो आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। अब हम इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और प्रूफ कर लेकर के आएंगे RHS वाली वैल्यू को, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण जो भी हमें हर में संख्या दे रखी होती है उसमें जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से परिमेयकरण हम कर देते हैं। तो अंडर रूट में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इनटू में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगली लाइन में हमारा आ जाएगा अंडर रूट में, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर जो कि हमारा a की होता है, माइनस b की वैल्यू की जगह थी हमारी साइन a की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। जो हमारे पास साइन ए दे रखा है फॉर्मूले में उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास पद है अंश में भी और हर में भी,
अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में है, तो दोनों में से एक एक हमारे बाहर आ जाएंगे। तो अगली लाइन में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इसको अलग कर भी लिख सकते हैं। एक बार हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और एक बार लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता है सेक ए, जो कि आपको पता होगा फॉर्मूले में। ऐसे ही साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा टेन ए। और अगर आप ये वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी आरएचएस वाली ही वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करके लेकर के आनी थी, और हम यहाँ पर प्रूफ कर भी ला चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और ये हर साल ही आते रहते हैं, और ये आपके सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं 2025 के। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब 8वें चैप्टर से इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हम देख लेते हैं आगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इसमें हमें दे रखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमारा बराबर होता है 2 सेक ए के। हम यहाँ पर फिर से एलएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और आरएचएस वैल्यू को प्रूफ करके हुए लेकर के आएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के मेथड को समझना होता है कि उसमें हमें क्या दे रखा है और हमें क्या प्रूफ करके ले करके आना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एलएचएस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि हमारा आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, जो हमें हर वाले पद दे रखे हैं दोनों में। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही कॉस ए से कॉस ए हमारा कट जाएगा तो ऐसे ही ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो उसको हम अगली लाइन में खोल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और यही फॉर्मूला आपका ऊपर भी आया था। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। दो की हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख रखा है 2 साइन ए और अपॉन में हमारा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए चल ही रहा है। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब जो स्टूडेंट इस सवाल को ध्यान से समझते हुए चल रहे होंगे तो वो आगे समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो इन दोनों पदों को हम यहाँ पर एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख देंगे 1, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर इन सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं 2 और 1 3 और 3 और 1 4। हम यहाँ पर इस संख्या को नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर साइन भी है हमारे पास। तो हम 1 और 1 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए हमारा है और अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट देंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा 2 अपॉन कॉस ए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए हमारा क्या होता है सेक ए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 सेक ए और आपको ध्यान होगा तो हमें आरएचएस वाली वैल्यू में 2 सेक ए ही प्रूफ करके ले करके आना था, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब मैं आपको इसमें आगे भी दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 सेक ए, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही रहते हैं, तो इसको आप तैयार कर लें। अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, और ये हमारा इसका 21वां क्वेश्चन। जब मैंने आपको सैंपल पेपर दिखाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमारे 4 या 5 नंबर के लायक नहीं होते हैं।
फिर भी वो हमारे उस नंबर में आ जाते हैं। तो ये हमारा वही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा और 4 नंबर में आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी स्कूल के छात्रों को उनके शिक्षण प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें यहाँ पर मान बताना है और ये हमारा 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर प्रथम पुरस्कार को लेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर प्रथम पुरस्कार को लेट कर लेंगे कि हमारा क्या है ए है, तो यहाँ पर हम दूसरे पुरस्कार को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो उसका दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले वाले में से क्या होगा 20 कम होगा। अगर हमने पहला माना है ए तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस 20। ऐसे ही तीसरा निकालेंगे तो उसमें भी हमें 20 माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ए माइनस 20 माइनस 20, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए माइनस 2 इंटू 20, क्योंकि आना हमारा ए माइनस 40 ही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 7 पुरस्कार को लेट कर लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि उनका योग कितना है 700 रुपये, और इन्हें आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास प्रथम पुरस्कार की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद में हम बाकी पुरस्कारों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सोल्यूशन में समझा देता हूं। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रथम पुरस्कार को लेट कर लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ए। अब इसी तरीके से जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम बाकी पुरस्कारों को भी लेट कर लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, आप यहाँ से देख लेना। तब प्रश्न अनुसार जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7 पुरस्कारों के मानों की हमने यहाँ पर सूची को बना लिया है। पहला पुरस्कार हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए माइनस 20, तीसरा हो जाएगा ए माइनस 40, चौथा हो जाएगा हमारे पास ए माइनस 60, पांचवा हो जाएगा ए माइनस 80, छठा हो जाएगा ए माइनस 100 और सातवां हो जाएगा ए माइनस 120। ये हमारे पास पुरस्कार हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारे पास कुल पुरस्कार की राशि थी वो कितनी थी 700 रुपये। तो यानी कि जो हमने ये पुरस्कार निकाले हैं और जो हमारे पास राशि थी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर पुरस्कार निकाले हैं उन सबको जोड़कर बराबर कर देंगे 700 के, और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 7 ए, ठीक है। और अब संख्या गिन लेते हैं कि कितनी है हमारे पास, माइनस वाली है, माइनस के 20 है, माइनस के 40 है, माइनस के 60 है, माइनस के 80 है, माइनस के 100 है और माइनस के 120 है। इन्हें जोड़कर आ जाएगा हमारा माइनस के 420। आप जोड़कर भी देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू को निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो माइनस के 420 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 ए बराबर होगा 700 प्लस 420। 700 और 420 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1120। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 7 ए बराबर होगा 1120 के, और यहाँ पर हमें ए की वैल्यू को निकालना है। तो जो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे और 7 से 1120 को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 रुपये। यानी कि जो हमारा पहला पुरस्कार होगा वो हमारा कितने रुपए का होगा, 160 रुपए का। इसी ए की वैल्यू से हम बाकी पुरस्कारों की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि पहला पुरस्कार आ चुका है हमारे पास 160 रुपए का, दूसरा पुरस्कार क्या होगा, पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम होगा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं वो 160 का है, तो दूसरा कितने का होगा, 140 का होगा। या आप जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें भी रखकर देख सकते हैं। जो हमारे पास दूसरा बना था वो था हमारा ए माइनस 20। ए की वैल्यू रख देना वहां पर 160, 160 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140। इसी तरीके से आप बाकी पुरस्कारों की वैल्यू निकाल लेना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। तीसरा पुरस्कार आ जाएगा 120 का, चौथा आ जाएगा 100 रुपए का, पांचवा आ जाएगा 80 रुपए का, छठा आ जाएगा 60 रुपए का, सातवां आ जाएगा 40 रुपए का। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख करके आ जाना कि सातों पुरस्कारों के जो मान होंगे उनको हमने यहाँ पर क्रम से लिख दिया है।
कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कितने कितने रुपए के होने वाले हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप 2025 के लिए तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके 22वें क्वेश्चन को। अब यहां पर आप ये 22वां क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारा 5 नंबर के लायक नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लायक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें पहले क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ये हमारे पास है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन दे रखी है यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हमारी हो जाती है 1/2। तो हमें वो भिन्न बतानी है कि भिन्न वो हमारी क्या होगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर भिन्न को लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, जिससे हमारे पास यहाँ पर भिन्न बन जाएगी x/y, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें कंडीशन दे रखी थी, अंश में हमें 1 जोड़ना था और हर में हमें 1 घटाना था, तो हमारे पास जो भिन्न होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। अंश में हम जोड़ देंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1 अपॉन में हमारा हर, तो हर में हम 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y-1। और उसके बाद में जो हमारी भिन्न है वो बदल जाती है 1 में, तो बराबर कर कर लिख देंगे 1। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर कर यहाँ से एक समीकरण बना लेनी है। अब यहाँ पर जो हमें हर में y-1 दे रखा है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+1 बराबर होगा y-1 के। अब हमें यहाँ से समीकरण बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास y है उसको हम x की साइड में ले आएंगे और जो हमारे पास x के साथ 1 है उसको हम दूसरी साइड में ले करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x - y, क्योंकि y को हम इस साइड में लेके आ चुके थे और अब दूसरी साइड में हमारा बचा था -1। अब जो हमारा x के साथ में 1 था उसको भी हम दूसरी साइड में ले जा चुके हैं, तो -1 और -1 यहाँ पर हो जाएगा -2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, उस दूसरी कंडीशन से हम भी यहाँ पर एक समीकरण को और बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर हम हर में 1 जोड़ दें तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाती है 1/2। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है कि पुनः प्रश्नानुसार हमने अंश में कुछ नहीं करना, अंश हो जाएगा हमारे पास x और हर में क्या करा, हमने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा y+1 और तब जो हमारी भिन्न होगी वो बदल जाएगी 1/2 में। तो यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर एक समीकरण बना लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर होगा y+1 के। अब हमें x और y में समीकरण बनानी है, तो जो हमारे पास y दूसरी साइड में प्लस का है उसको हम x की साइड में ले करके आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2x - y बराबर 1। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व कर कर किसी विधि से आप सॉल्व कर ले, चाहें सॉल्व कर कर यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू को निकालना है और जो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भिन्न लेट करी थी उसमें रख देना है, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब इन समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी उसमें से हम समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि अतः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 थी हमारे पास x - y बराबर होगा -2 और दूसरी समीकरण थी हमारे पास 2x - y बराबर होगा 1 के। पहले हम यहाँ पर चिन्ह को बदल देंगे, x की जगह हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह, y की जगह प्लस वाला और जो हमारे पास संख्या है दूसरी साइड में वहाँ पर हो जाएगा माइनस वाला। जो हमें यहाँ पर चिन्ह दे रखे होते हैं उसके हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा माइनस का y है, नीचे प्लस का हो चुका है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का x और बराबर में हमारा चल ही रहा है -3, क्योंकि वहाँ पर था हमारे पास ऊपर -2 और नीचे आ गया था हमारे पास -1। इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। माइनस से माइनस काट देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3।
जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर होगा -2। x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है 3, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू को निकालना है। तो जो हमारे पास प्लस का 3 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो -2 और -3 ये हो जाएगा हमारे पास -5। माइनस से माइनस काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। यानी कि अंश की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3 और हर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। तो इससे हम ये भिन्न बना देंगे जो कि हमारी हो जाएगी 3/5 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और 5 नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इस बोर्ड एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे और वो आपके 5 नंबर में आए हुए होंगे, चाहे आप देख लेना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 23 को। ये इसका 23वां क्वेश्चन और ये जो हमें 23वां क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन भी हमारा 4 नंबर के लायक है, 5 नंबर के लायक नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो हमें अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है और हमें यहाँ पर कर्ण की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर और हमसे ये बोल रखा है जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर पहले हमें समकोण त्रिभुज के आधार को लेट करना पड़ेगा। तो हम इसके आधार को मान लेंगे यहाँ पर x। अगर हम यहाँ पर इसके आधार को x लेट कर लेंगे तो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी x - 7, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर पहले आधार आ जाएगा और उसके बाद में हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो नया नया नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, हमने आधार को लेट कर रखा है कि माना त्रिभुज का आधार हो जाएगा x सेंटीमीटर और उसी से हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई को भी लेट कर लेंगे जो कि आ जाएगी हमारी x - 7। अब हम यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर x के मान को निकाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। त्रिभुज ABC में हमें यहाँ पर AB की वैल्यू हमने मानी थी x और BC की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली थी x - 7 और AC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, वो थी हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास AC हो जाएगा कर्ण तो आ जाएगा AC का होल स्क्वायर, AB हो जाएगा हमारे पास आधार तो यहाँ पर आ जाएगा AB का होल स्क्वायर और लंब हो जाएगा हमारे पास BC तो यहाँ पर आ जाएगा BC का होल स्क्वायर। सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हो जाएगी x - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a - b के होल स्क्वायर का, जो कि हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7 का वर्ग यानी कि 49 और माइनस 2ab। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 14x और यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन में चल रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास 169 दे रखा है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x चल ही रहा है हमारा। अब जब हम 169 को दूसरी साइड में लेकर के जाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी हो जाएगी। तो 169 में से हम 49 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 120। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी समीकरण बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0।
अब हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब यहाँ से आप किसी भी विधि से सॉल्व कर कर यहाँ पर आप x की वैल्यू को निकाल लेना। अभी ऊपर मैंने एक तरीका बताया था, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा तरीका आया है, इसको भी मैं यहाँ से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके लिए हमें यहाँ पर a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर कर यहाँ पर हम a b c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जो कि हमारी आ जाएगी a बराबर 1, b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस के 60। सही वैल्यू को यहाँ पर रख कर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। जब आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस दे रखा है, तो हमें इसको एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर हम प्लस में लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 7 प्लस 17 अपॉन 2। 7 और 17 हो जाएगा हमारे पास 24, 24 अपॉन 2 यानी कि हमारा आ जाएगा 12, यानी कि प्लस की संख्या आ रही है। अगर हम यहाँ पर माइनस में लेते हैं 7 माइनस 17 अपॉन 2, 17 में से 7 में 17 जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10 और 2 से हम 10 को काटेंगे 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5। और इस बात का आपको पता होगा कि भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ से हम प्लस में ही लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास आधार की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अब आधार से हम समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को भी निकाल लेंगे, जो कि हमारी हो जाएगी x माइनस 7। अब इस x की वैल्यू से हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को भी निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या ऐड करी थी, x माइनस 7, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 12। तो 12 में से 7 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, जो हमें लंब दे रखा था, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में जो हमारे पास द्विघात समीकरण आई थी, उसको हमने यहाँ पर सूत्र से सॉल्व करा, और एक पिछले क्वेश्चन में मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व करा था। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये मेथड आपको इजी लगता है तो इससे कर लें, अगर जो मैंने पहले समझाया था वो सही लगता है तो उससे कर लें। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 24 को। यह हमारा 24वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमारी पिरमें आई हुई है, तो आप पिरमें को जरूर तैयार करके जाना। इसमें हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और ये हमारी थेल्स थ्योरम है, और आपको थेल्स थ्योरम तो पता होनी ही चाहिए कि उसका स्टेटमेंट क्या होता है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्योरम को हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और 5 नंबर के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और आप इस डायग्राम को ध्यान रखना। हमारे पास एक ABC त्रिभुज है, और हमने यहाँ पर BC के समांतर एक रेखा खींच रखी है, जो कि हमारी है DE। अब हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज ABC दे रखा है, जिसमें DE समांतर है BC के, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेखा DE है, ये AB रेखा को D पॉइंट पर, और जो हमारे पास ये DE रेखा है, ये AC रेखा को E पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया है जो हमें थ्योरम में दे रखा था, कि त्रिभुज की एक रेखा के समांतर, त्रिभुज की एक रेखा कौन सी हो गई, BC, जिसके समांतर हमने एक रेखा खींची है DE, जो कि हमारी बाकी दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि DE AB को D पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, और AC रेखा को E पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम इसकी सोल्यूशन में।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ और यहाँ पर भी आपको लिखी हुई दिख रही होगी कि B को E से और C को D से मिलाया है। तो रचना में हमें क्या दे रखा है कि हमने यहाँ पर B को E से मिला दिया और यहाँ पर दे रखा है हमने C को D से मिला दिया, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही गया होगा। अब जो हमने रचना करी थी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक रचना और करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर EF ले लेंगे जो कि हमारा लंब होगा BA पर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यह है E और यहाँ से F, यहाँ पर F पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा लंब होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। ठीक है, AB के ऊपर, इतना आप ध्यान रखना, AD के ऊपर नहीं होगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक लंब डाल लेंगे और इसका नाम रख देंगे हम G। इसका जो पूरा डायग्राम होगा वो अभी आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप देख लेना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे हम यहाँ पर ADE और दूसरा ले लेंगे हम यहाँ पर BDE, और जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, या वहां पर हमारी ऊंचाई भी आ जाती है। उस फॉर्मूले से यहाँ पर हम भुजा के अनुपात को निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पर एक ही साइड के दो त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे। अब देखते हैं आगे इसके सोल्यूशन में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहले हम ले लेंगे एरिया ADE, एक हो गया एरिया ADE, ये ऊपर वाला, ठीक है, इस साइड वाला जो था हमारा। अब इसके बाद में इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, तो आधार हो जाएगा हमारे पास AD और जो हमने लंब डाला था EF वो हो जाएगा हमारे पास शीर्ष लंब, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे एक BDE, जो हमने यहाँ पर मिलाया था। अब जो यहाँ पर इसका शीर्ष लंब होगा वो होगा हमारा EF, क्योंकि जो हमने रचना करी थी उसमें क्या लिखा था हमने कि जो EF है वो लंब है AB के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारा शीर्ष लंब होगा वो EF ही होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब हम यहाँ पर हाफ से हाफ काट देंगे, EF से EF काट देंगे। यहाँ अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, AD/DB, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे, जो हमारे दूसरी साइड वाले त्रिभुज हैं उनके एरिया को निकाल कर वहां पर भी हम भुजा के अनुपात को निकाल लेंगे। वो देखते हैं हम इसमें आगे, और डायग्राम को आप ध्यान रखना। तो सॉल्व करने की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार कर करके हमने इसी प्रकार सिद्ध किया है। एक बार हम इसी तरह से प्रूव करके दिखा चुके हैं कि एरिया ADE अपॉन एरिया CDE ये बराबर होगा हमारा AE अपॉन EC के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास था त्रिभुज BDE और जो हमारे पास त्रिभुज था CDE, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो जो दोनों का आधार है वो समान क्या है, हमारा DE है। अगर दोनों त्रिभुज के आधार समान है तो ये त्रिभुज आपस में भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज BDE बराबर होगा CDE के, और यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर कारण दिख भी रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। क्योंकि ये त्रिभुज समान आधार DE पर स्थित है और समान समांतर रेखाएं DE और BC के बीच स्थित है, इसलिए जो हमारे दोनों साइड के त्रिभुज थे वो हमारे बराबर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि AD/DB बराबर होगा AE/EC के, और जो हमें थ्योरम दे रखी थी वो हमारी प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि उस थ्योरम में हमें यही प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही हमारी थ्योरम थी, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ करके आ चुके हैं। और आप इस थ्योरम को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। अब देखते हैं हम इसके 25वें क्वेश्चन को। 25वें क्वेश्चन से पहले हमें यहाँ पर 24वें क्वेश्चन की अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाली थेल्स थ्योरम नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा छठे चैप्टर से ही है। इसमें हमें दे रखा है एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर होगा CO/DO के, और यहाँ पर हमें दर्शाना है कि ये ABCD क्या होगा, एक समलंब होगा। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और छठे चैप्टर में इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो इसका उल्टा है। तो दोनों क्वेश्चन ये आते रहते हैं, कभी कोई सा आ जाता है कभी कोई सा, तो आप उन दोनों क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वाली वीडियो में भी बताए थे। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को।
तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और डायग्राम आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ए बी सी डी हमारा समलंब है, ये एक दूसरे को हमारे प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ओ पर। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को हमारे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और हमें दे रखा था कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी डी, और हमें यहाँ पर ए बी सी डी को एक समलंब चतुर्भुज प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगर आपको इसकी कंडीशन पता होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से आप कर लेंगे। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारे पास ए बी भुजा है ये हमारी समांतर होगी सी डी के। अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से हम इसके प्रूफ को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे उत्पत्ति, उसमें हम एक त्रिभुज ले लेंगे ए ओ बी ऊपर वाला जो त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे हम डी ओ सी जो हमारा नीचे वाला त्रिभुज है। और ये हमें ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। तो ये हमारी भुजाओं के अनुपात बराबर है। अब देखते हैं इसमें आगे। अब जो ये हमारा कोण है ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमारे क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। अब यहाँ पर हमारी दो भुजाएं हैं और एक कोण है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और ये हम एस ए एस नियम से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो भुजाएं हैं और एक कोण है। तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज है ए ओ बी हमारा सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ सी के। अब ये हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, तो सीपीसीटी से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ के। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ए बी ओ, ये जो कोण है हमारा इधर वाला, और दूसरा में दे रखा है कोण सी डी ओ जो हमारा ये कोण है, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे, हमने सीपीसीटी से बोल दिया है। अगर ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हैं तो ये जो इनकी भुजाएं होंगी ये कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ए बी समांतर होगा सी डी के। और आपको ध्यान होगा कि समलंब चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए हमें यही प्रूफ करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए ही चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब होगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत छोटा क्वेश्चन है। 5 नंबर आपके आराम से पक्के भी हो जाएंगे और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को। तो यह 25वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से आ रहा है। 6 सेकंड बाद जो हमारे पास अवनमन कोण 30 डिग्री का था वो हमारा हो जाता है 60 डिग्री का। तो हमें ये बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। अब इसको मैं आपको चित्र से समझा देता हूं, उससे आपकी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 9वें चैप्टर से इसी तरह का एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, ये हमारा हो गया मीनार का पाद बिंदु जहाँ पर वो आदमी खड़ा है। तो पहले थी यहाँ पर हमारी कार बी पॉइंट पर, तो वहां से जब आदमी कार को देखेगा 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण बदल जाता है, जो कि हमारा हो जाता है 60 डिग्री। वो यहाँ पर कार पहुंच जाती है। तो हमें ये बताना है कि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो इन पॉइंटों के हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो बिंदु सी से बिंदु क्यू तक जाने में हमें जो समय लगेगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, रचना में आप यहाँ पर लिख देना सब, मैं यहाँ पर आपको सीधे सोल्यूशन बता देता हूँ। रचना आप यहाँ से लिख लेना, आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी को ले लेंगे। ओ क्यू बी जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ओ ये हो गया, क्यू ये हो गया, बी ये हो गया, पूरे का पूरा ये हो गया। तो क्वेश्चन में हमें अवनमन कोण दे रखे हैं, जिससे हमारे 30 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम tan का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा यहाँ पर ओ क्यू
और जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी क्यू, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर होगा ओ क्यू अपॉन पी क्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बिंदु बी से जो हमारी मीनार थी, जहाँ से आदमी ने कार को देखा था, और मीनार तक पहुंचने में जो हमारे पास क्यू पॉइंट है वहां तक पहुंचने की हमने कुल दूरी निकाल ली है। बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ओ क्यू। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ओ क्यू सी, दूसरा वाला, जहां पर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। सेम फॉर्मूला लगा देंगे लंब बटे आधार का। लंब हो जाएगा ओ क्यू जो हमारा पहले था, लेकिन अब आधार बदल जाएगा, आधार हो जाएगा हमारे पास सी क्यू। अब उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। tan 60 बराबर हो जाएगा ओ क्यू अपॉन सी क्यू। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर√3 बराबर ओ क्यू अपॉन सी क्यू। हम यहाँ से सी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब आदमी ने कार को 6 सेकंड बाद देखा था 60 डिग्री के अवनमन कोण पर, तो उस बिंदु से मीनार तक की दूरी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सी क्यू बराबर आ जाएगा ओ क्यू अपॉन अंडर√3। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें कहीं से भी सी क्यू की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में भाग कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे, वो आगे मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू अपॉन सी क्यू बराबर होगा अंडर√3 ओ क्यू अपॉन 1/अंडर रूट ओ क्यू। ओ क्यू से सबसे पहले हम ओ क्यू काट देंगे, और ये जो हमारे पास अंडर√3 है ये घूमकर हमारा अंडर√3 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर√3 इंटू अंडर√3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास आई है 3 इंटू सी क्यू। अब जो हमारे पास बी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हमारी 2 पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है बी सी प्लस सी क्यू। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बी क्यू बराबर होगा बी सी प्लस सी क्यू के। अब आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास बी क्यू की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 3 इंटू सी क्यू, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 सी क्यू बराबर होगा बी सी प्लस सी क्यू। अब हमें यहाँ पर सी क्यू की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों हमारा 2 साइड में है तो इसको हम एक ही साइड में ले जाएंगे। तो एक तरफ है हमारा 3 सी क्यू माइनस दूसरी साइड से उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे सी क्यू को। तो 3 सी क्यू में से जब सी क्यू जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 सी क्यू बराबर बी सी। तो यहाँ से हम सी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी हो जाएगी 1/2 इंटू बी सी। अब आपको ध्यान होगा कि हमें क्वेश्चन में बी सी की वैल्यू दे रखी है कि बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में लगा समय हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सी क्यू दूरी चलने में लगा समय बराबर होगा 1/2 इंटू बी सी द्वारा चलने में लगा समय, और वो कितना था हमारे पास 6 सेकंड। 2 इंटू 6, 2 से हम 6 को काट देंगे 3 बार, तो यहाँ पर सी पॉइंट से क्यू तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को बना लेंगे तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः कार मीनार के पास तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को। तो ये हमारा 26वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% की चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये हमें इसमें बताना है। हमें यहाँ पर एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होती है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, और इसमें हमें दे रखा है जो हमारे पास गुलाब जामुन है वो एक बेलनाकार आकार का होता है तथा जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हों, और यहाँ पर हमें इसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमें इसका व्यास भी दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। और 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत साल से रिपीट भी नहीं हुआ है, क्या पता ये आपका इस साल आ जाए। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं।
तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर गुलाब जामुन दिख ही रहा होगा और पहली बात आपने गुलाब जामुन खाया भी होगा तो आपको पता होगा ये हमारी इतनी बेलनाकार आकृति हो जाएगी और दोनों साइड में यहाँ पर अर्ध गोले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें इसका व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बेलन की ऊंचाई को निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। 5 में से हम यहाँ पर 2.8 घटा देंगे जिससे हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार निकाल लेंगे बेलन का आयतन और दूसरी बार निकाल लेंगे दो अर्धगोले का आयतन। फिर जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसी हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास बटे 2 कर और व्यास जो हमारा अर्धगोले का होगा वही हमारा बेलन का भी होगा। तो व्यास हमें दे रखा है 2.8 अपॉन 2 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। 5 में से माइनस कर देंगे हम 2.8 को जिससे हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब हम यहाँ पर बेलन के आयतन को निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी 1.4 निकाली है, 1.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 2.8। जो हम इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन कर तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का आयतन आ जाएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हम आयतन निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। पहले हम यहाँ पर अर्धगोले की भी त्रिज्या निकाल लेंगे, वो भी हमारी 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर दो अर्धगोलों का आयतन निकाल लेंगे। तो अर्धगोलों का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4/3 पाई आर की क्यू। तो सारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हम फॉर्मूले में इनका मान रख देंगे। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4 का क्यूब। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 11.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर दोनों आयतनों को जोड़ देंगे जिससे हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। वो देखते हैं हम इसमें आगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का आयतन आया था 11.55 और अर्धगोलों का आयतन आया था हमारे पास 11.50। दोनों को जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आ चुका है। क्वेश्चन में हमें 45 गुलाब जामुन दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 से गुणा कर देंगे। 45 की एक गुलाब जामुन के आयतन से गुणा करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा हमारे पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है उसका आयतन बराबर होगा गुलाब जामुन के आयतन के 30% का। तो गुलाब जामुन का आयतन हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1127.25 इंटू 30 और अपॉन में आ जाएगा 100, क्योंकि वहां पर था हमारे पास 30%। इसे सॉल्व कर यहाँ पर हम चाशनी के आयतन को निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी है उसका आयतन कितना हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग हम इतना लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और 12वें चैप्टर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ से हमारे इसके अथवा वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाले व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है और शेष बचे ठोस का हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा होगा। हमारे पास एक बेलन था जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी थी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा था 1.4 सेंटीमीटर।
हमने क्या करा, इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला हमने एक शंकु निकाल लिया। तो जब हमने इस शंकु को काट लिया तो जो हमारे पास आकृति बची शंकु काटने के बाद में, तो हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ पर ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को, और इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें यहाँ पर बेलनाकार ठोस का व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास 0.7 और इसे मान लेंगे हम R1। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें शंकु भी दे रखा है तो उसकी त्रिज्या को हमें मानना पड़ेगा R2, वरना त्रिज्या हमारी सेम हो जाएंगी। और जो यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार ठोस है इसकी ऊंचाई भी हमें दे रखी है h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आगे, और चित्र को आप यहाँ से बना लेना। तो यहाँ पर हम बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे, इसे नाम दे देंगे हम A1। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई RH। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे। 2 पाई, R को माना था हमने R1 और H को माना था H1। सभी की वैल्यू को रखकर यहाँ से हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैंने आपको शंकु का क्षेत्रफल बताया था उससे पहले हमें यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। उसे मान लेंगे हम A2 और उसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास त्रिज्या होगी वो हमारी बेलन की ही काम कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम R1 का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यहाँ से हम इसके आंसर को भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई RL। तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पर पहले ही निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, उनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इससे हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अब हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई R1 L1। सबकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठ भी निकाल लेंगे। तो वो हमारा आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था एक ठोस बेलन में से हमने एक शंकु को काट कर निकाल लिया है, तो अब हमें बताना है कि जो हमारे पास शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। जो हमने अभी क्षेत्रफल निकाले हैं तीनों को जोड़ देंगे, वही हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 प्लस A2 प्लस A3। सबकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। A1 की आई थी 10.56, A2 की आई थी 1.54, A3 की आई थी 5.5। सबको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपकी बुक है उसमें शायद ये आंसर दे रखा होगा 18 कर और ब्रैकेट में लिखा होगा लगभग। तो आप 18-20 के आंसर को लिख करके आ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसके 27वें क्वेश्चन को, जो कि हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारा 27वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर हमें माध्यक दे रखा है 28.5 और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है और इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और बहुत आसान आता है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को आराम से देखना ही क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें एक तरफ वर्ग अंतराल दे रखे हैं और एक तरफ बारंबारता दे रखी है। उसमें जो हमारी दो बारंबारता गायब है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में और वर्ग अंतराल 40 से 50 में, इन दोनों बारंबारता को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बारंबारता दे रखी है तो हम यहाँ पर संचय बारंबारता को निकाल लेंगे
और जो हमें टेबल दे रखी थी उसी में हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखे थे और साथ में हमें यहाँ पर बारंबारता दे रखी थी, यानी कि एफ आई की हमें वैल्यू दे रखी थी। तो हम यहाँ पर संचय बारंबारता निकाल रहे हैं जो कि होती है हमारी सी एफ। पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि संचय बारंबारता को हम कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे पास बारंबारता होती है पहले हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हम दूसरी संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास पहली संचय बारंबारता होगी उसमें हम दूसरी वाली बारंबारता को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहली संचय बारंबारता थी 5, उसमें हम जोड़ देंगे x को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस एक्स। ऐसे ही हम इसकी तीसरी संचय बारंबारता को निकाल लेंगे, वो हमारी आ जाएगी 5 प्लस एक्स। दूसरी बारंबारता को जोड़ देंगे जो हमारी संचय वाली थी और यहाँ पर हम 20 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 25 प्लस एक्स। इसी तरीके से हम यहाँ पर संचय बारंबारता को निकाल लेंगे। आप निकाल के देख लेना, मैंने यहाँ पर आपको टेबल में दे रखी हैं और टेबल में हमें यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 60। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जो हमारे पास बारंबारताओं का योग आएगा। अब यहाँ पर हम संचय बारंबारता निकाल चुके हैं। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इस बात का भी आपको ध्यान होगा, ये मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे पास बारंबारता थी उनका योग हमारे पास कितना था 60, और जो हमारे पास लास्ट संचय बारंबारता आई थी वो कितनी आई थी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। वो हमारी किसके बराबर होगी, बारंबारता के योग के। तो बराबर कर देंगे हम यहाँ से 60 और x और y में हम यहाँ से समीकरण को बना लेंगे। तो जो हमारे पास प्लस का 45 है वो दूसरी साइड में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर होगा 60 माइनस 45। तो यहाँ पर हम 60 में से 45 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर होगा 15। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर कर कहीं से भी x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और उस x की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब x की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमें माध्यक दे रखा था, तो माध्यक के फॉर्मूले को लगाकर हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इन सभी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप x की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। और ये आपको ध्यान होगा कि हमें क्वेश्चन में माध्यक दे रखा था 28.5, तो पहले हमारे पास माध्यक की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू भी दे रखी थी 60, तो ये भी सही हो गया। अब हमें कहीं से CF, F और h की वैल्यू निकालनी है। अब इनको हम कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको टेबल में दिखा देता हूं, और साथ में हमें l की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर h की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखे हैं उनको आपस में अगर हम घटा करके देखेंगे तो इनकी जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 10, यानी कि ये जो हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं इनका डिफरेंस कितना है 10, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10। इसी तरीके से हमें यहाँ पर f की और cf की वैल्यू और निकालनी है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ग अंतराल को चूज कर लेंगे जो कि हमारे पास होगा 20,30। उसमें जो हमें यहाँ पर बारंबारता दे रखी होगी उसे मान लेंगे हम f, वो हमारी f की वैल्यू हो जाएगी। और संचय बारंबारता में ठीक उससे ऊपर वाला जो पद होगा, यानी कि 20 से ऊपर वाला पद संचय बारंबारता में, वो हमारा CF हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग अंतराल हम यहाँ पर चूज करें। और जो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल को चूज करेंगे उसी में जो हमारी पहली वैल्यू होगी वही हमारी L की वैल्यू हो जाएगी। तो L बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो अब यहाँ पर आपको L, F, CF सभी की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन सभी की वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे और वहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख ही रही होंगी और फॉर्मूले में हम सारी की सारी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर माध्यक की जगह आ जाएगा 28.5 बराबर 20, ब्रैकेट में हम 60/2 कर देंगे। 2 से जब हम 60 को काटेंगे तो यहाँ पर n/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30, माइनस एफ की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 5 अपॉन एफ की वैल्यू थी 20 और इंटू में h की वैल्यू आई थी हमारे पास 10।
अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 20 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर 30, और जो हमारे पास ब्रैकेट में था x+5 उसमें हम माइनस की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस x माइनस 5/20 और इंटू में हमारा 10 चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम 28.5 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8.5 और बराबर कर 30 में से 5 घटा देंगे तो वहाँ आ जाएगा 25 माइनस x, और यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे, ये जो हमें दे रखा है यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2। अब जो हमारे पास 2 डिवाइड में है वो हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 17 बराबर होगा 25 माइनस एक्स के। हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है, तो x को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और 17 को हम इस साइड में ले आएंगे वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी अब x बराबर 25 माइनस 17। 25 में 17 को घटा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, इस x की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे जिससे हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस y बराबर होगा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास 8। हमें यहाँ पर y की वैल्यू को निकालना है तो 8 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनेगी y बराबर 15 माइनस 8। 15 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमें इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी जो हमें बारंबारता में दे रखी थी, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि आई है हमारी x बराबर 8 और y बराबर 7। और आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आता है। अगर आप नहीं करके लेकर के जाएंगे तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा, आप उसको भी कर सकते हैं। इसके अथवा में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक हमें का दे रखा है और एक हमें खा दे रखा है। ये हमारा का वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है और खा वाला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे प्रायिकता वाले चैप्टर में से हैं। इसमें क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन जो है वो हमारे खराब है और शेष बचे हुए सारे अच्छे हैं। तो रमेश वही पेन खरीदना चाहता है जो अच्छे हैं। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर रमेश को देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, तो इसके पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि रमेश पेन खरीदेगा और इसकी क्या प्रायिकता है कि रमेश पेन नहीं खरीदेगा। दोनों पॉइंट हमारे 2-2 नंबर के हैं। और इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है अच्छी प्रकार से फाटी गई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे ये नहीं बोला है कि पत्ता जो है वो किसका निकाला गया है। अब वो पत्ता हमारे पास कोई सा भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें ये लिख करके नहीं दिया है कि वो कौन सा पत्ता निकाला गया है, चेड़ी का है, पान का है, हुकुम का है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। पेपर में एक क्वेश्चन अधूरा है, फिर भी मैंने इसका सोल्यूशन करवा रखा है। जो भी हमारे संभव परिणाम होंगे, क्योंकि वो तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, चीड़ी का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है, तो इसी प्रकार से मैंने सभी परिणामों के अलग अलग सोल्यूशन कर यहाँ पर लगा दिए हैं। तो आप इन सभी परिणाम को नोट कर लेना, एग्जाम में जो भी पूछे उसी हिसाब से आप करके आ जाना। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। का वाला पॉइंट मैं आपको करवा देता हूं। तो यहाँ से हमारे इसके का वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास कुल बॉल पेन है उनमें पेनों की संख्या कितनी है, वो कितने हमारे पास 144, और जो खराब बॉल पेन है उनकी संख्या भी लिख देंगे, वो कितनी है 20। यानी कि हम यहाँ पर अच्छे बॉल पेनों की संख्या निकाल रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 124। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यादृच्छा हमें 144 पेन जो हैं उनमें से कोई भी एक पेन को चुनना है। यानी कि हमारे पास संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 144, और जो हमारे पास अच्छे पेन है वो हो जाएंगे 124, और जो खराब पेन है वो हमारे पास हो जाएंगे 20। अब इसकी प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर आपको
वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमसे पहले पॉइंट में ये पूछा था कि जो रमेश है वो पेन को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो मैं यहाँ पर बताना था, तो वही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर वो अच्छे पेन को खरीदेगा तो अच्छे पेन होने के क्या परिणाम होंगे हमारे पास 124, क्योंकि 124 ही हमारे पास अच्छे पेन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बॉल पेन को खरीदने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल परिणाम है हमारे पास 144 और जो हमारे पास अनुकूल परिणाम है वो है हमारे पास 124। अब जो कट रहे होंगे उन्हें काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 31 बटे 36, यानी कि रमेश बॉल पेन खरीदेगा, इसकी क्या प्रायिकता है 31 बटे 36। तो ये हमारा पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके दूसरे पॉइंट का आंसर भी निकाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो हम यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि रमेश पेन ना खरीदे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने खराब पेन है, तो कितने हैं 20, यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 20 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 144। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20/144। इसे हम काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 बटे 36, यानी कि अगर रमेश बॉल पेन को नहीं खरीदता तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 36। दोनों पॉइंट के आंसर हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो ये आपका का वाला पॉइंट हो चुका है। अब जो खा वाला पॉइंट था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अब मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे परिणाम को समझाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे परिणाम हैं। लाल रंग का बादशाह हो, एक फेस कार्ड हो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, पान का गुलाम हो, हुकुम का पत्ता हो, एक ईंट की बेगम। तो इतने सारे इसके परिणाम हो सकते हैं। तो सबके आंसर मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लें इनको। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2025 का मैथ के सैंपल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं और जो क्वेश्चन हमारे 2025 के बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो आप इस सैंपल पेपर को और जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2024 का उसको भी आप जरूर तैयार करके जाना। उसके सोल्यूशन के ऊपर भी मैं पहले से चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आप मैथ के 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना चाहते हो तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख लेना। और इन सभी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनके पास भी पेपर का सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जा सकें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए ये सोल्यूशन सारे के सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि सर एसएसटी के पेपर का सोल्यूशन कब आएगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बन रही है। बहुत जल्दी एसएसटी के सोल्यूशन की वीडियो भी आ जाएगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को आप नोट कर लेना, जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं इन सैंपल पेपर के सोल्यूशन को आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इन सैंपल पेपर को जरूर तैयार करके जाएं। अगर आपने अभी तक साइंस के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप साइंस के सैंपल पेपर के सोल्यूशन वीडियो को देख लेना।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ, सभी सब्जेक्ट के 2025 के सैंपल पेपर की वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना या आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के सोल्यूशन के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।